नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी खौफनाक और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने एक पूरे गांव की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस कहानी में एक तरफ तो सदियों पुराने श्राप और खौफनाक राक्षस हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कारी पेड़ जो सच में जीवन और मौत के बीच की लकीर को मिटा सकता है। ये महज कोई डरावनी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये रहस्यों से बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें अतीत और वर्तमान बहुत भयानक तरीके से आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। एक पल के लिए कल्पना की जाए, चारों तरफ घना अंधेरा है। गांव में एक भयानक, रूह कंपा देने वाला सन्नाटा पसरा है और घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के ठीक 12 पर पहुंचती हैं, कुछ ऐसा जाग उठता है जो इंसानी समझ के बिल्कुल परे है। लोग अपने घरों में दुबके हैं, खिड़कियां दरवाजे कसकर बंद है। एक ऐसा खौफ जो हवा में साफ महसूस किया जा सकता है। आखिर वो क्या चीज है जो रात के इस पहर में अपने शिकार पर निकलती है? तो कहानी के पहले हिस्से में बात करते हैं निशिर-मोलो के खौफनाक आतंक की। उस अनदेखे खौफ का नाम है निशिर-मोलो। अब ये कोई एक प्राणी या जानवर नहीं है, बल्कि ये 4 खौफनाक नकाबपोश साये हैं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए रात के अंधेरे में गांव की गलियों में भटकते हैं। इनकी आंखें एकदम लाल और चमकती हुई, और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, अगर इनकी नज़र किसी पर पड़ जाए या गलती से भी किसी इंसान ने इन्हें देख लिया तो बस समझ लीजिए उस इंसान का नाम उस ताबूत पर लिख चुका है। वो उसे जिंदा ही अपने साथ ले जाएंगे, कोई रहम नहीं। और ये खौफ तब एक भयानक हकीकत में बदल जाता है जब रात के ठीक 2 बजते हैं। अनुज, इशिता और मेघना राजमहल से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागते हुए गांव पहुंचते हैं। उन्हें लग रहा था कि खतरा सिर्फ उस राजमहल के अंदर था, लेकिन गांव पहुंचते ही उनका सामना एक बिल्कुल ही अलग खौफ से होता है। वहां गांव के मुखिया, पुजारी और डरे सहमे गांव वाले आधी रात को बाहर इकट्ठा थे। उनका ये सोचना कि वो सुरक्षित लौट आए हैं उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अनुज को तभी पता चलता है कि निशिर-मोलो ने अपना काम कर दिया है। संपत और कप्तान नाम के 2 लोग जो रात में बाहर बैठकर ताश खेल रहे थे, गायब हो चुके हैं। बिल्कुल गायब। निशिर-मोलो उन्हें अपने साथ ले गए हैं। मुखिया जी बताते हैं कि ये कोई नया खतरा नहीं है, बल्कि पूरे 400 साल पुराना खौफ है जो उनके महाराज के समय में हुआ करता था। सोचिए, जो चीज सदियों से जमीन में दबी हुई थी वो अचानक से फिर जाग उठी है, और इस बात ने पूरे गांव को एक गहरे अनजाने खौफ में धकेल दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की तरफ, राजमहल का वो रहस्यमयी साया। आखिर अनुज, इशिता और मेघना राजमहल से इतनी बुरी तरह क्यों भागे थे? क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा था जिसने इनकी रूह तक कंपा दी थी। राजमहल के घने अंधेरे में एक बंद दरवाजा खुलता है और उसमें से काले लबादे वाला एक शख्स बाहर आता है। वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ लंबी, भारी और भयानक सांसें ले रहा होता है, और उसके हाथ में एक अजीब सा बेहद डरावना दिखने वाला गुड्डा था। जब वो साया इनकी तरफ तेजी से भागता है तो अपनी जान बचाने के लिए इन्हें सीधा राजमहल की खिड़की से कूदना पड़ता है। अब यहाँ अनुज इसे बस एक पागल इंसान कहकर टालना चाहता है, ये सोचकर कि शायद उन्होंने उसकी नींद खराब कर दी थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वो सचमुच महज कोई पागल इंसान था, या इसका सीधा सीधा संबंध उस 400 साल पुराने निशिर-मोलो के रहस्य से है? मेघना इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उस साये का जो पहनावा था वो आज के जमाने का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं मृत्युंजय अमृत की प्राचीन कहानी। बात है सन 1600 के दशक के। इस राज्य में एक भयंकर महामारी फैली थी जो लगातार लोगों की जान ले रही थी। ठीक 4 साल बाद राजा की बेटी यानी राजकुमारी अचानक एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ठीक 1 साल और 1 महीने बाद राजकुमारी वापस लौटती है, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ एक अनोखा बीज लाती है, जिसे बोने के बाद आज का वो विशाल हरा भरा बरगद का पेड़ उगता है। इस कहानी में एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। देखिए, एक ही गांव में 2 बिल्कुल विपरीत चीजें मौजूद हैं। एक तरफ है मृत्युंजय अमृत, जो भयंकर से भयंकर बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है, एकदम जीवन का प्रतीक। और ठीक उसके दूसरी तरफ है निशिर-मोलो,
जो सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाते हैं और लोगों को मौत के मुंह में खींच ले जाते हैं। मतलब जीवन और मृत्यु का ऐसा आमना सामना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस अमृत को पाना इतना आसान भी नहीं है। अनुज बताता है कि ये अमृत सिर्फ पूर्णमासी यानी पूर्णिमा और एकादशी की रात को ही, वो भी बस कुछ देर के लिए, इस प्राचीन बरगद के पेड़ से टपकता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। मेघना, जो शहर से आई है, इस विशाल पेड़ को देखते ही एकदम सन्न रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही पेड़ था जो उसे लगातार बार बार उसके सपनों में दिखाई दे रहा था। कहानी में अब आता है सबसे खौफनाक मोड़, तांत्रिक का वो भयानक अंत। गांव वाले निशिर-मोलो के इस खौफ से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक छोटे तांत्रिक को बुलाया ताकि वो रात भर अनुष्ठान करके इस बड़े खतरे को रोक सके। इस तांत्रिक ने कड़ी तैयारियां की थी। एक अग्निकुंड जलाया गया, एक कपाल और एक इंसान की हड्डी रखी गई और वातावरण को शुद्ध करने के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सब कुछ एकदम नियंत्रण में लग रहा था। गांव वालों को लगा कि चलो शायद अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन ये सुरक्षा महज एक धोखा थी। अचानक से हवा बहुत तेज हो जाती है और निशिर-मोलो के भारी कदमों की धमक गूंजने लगती है। पुजारी, जो डर के मारे मंदिर की तरफ भाग रहा था, सीधा उनके सामने आ जाता है। वो खौफ से उन्हें देखता है। वो खौफनाक ताबूत खुलता है और फिर बस सन्नाटा। पुजारी की एक आखिरी दर्दनाक चीख हवा में गूंजती है और वो उस खामोश अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और अनुष्ठान कर रहे उस छोटे तांत्रिक का क्या हुआ? वो भी मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन जब निशिर-मोलो उसके बिल्कुल सामने आकर शांत खड़े हो गए तो कुछ बहुत ही भयानक घटा। तांत्रिक के गले से एक दर्दनाक चीख निकलती है। जब सुबह गांव वाले बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तांत्रिक का शरीर किसी मिट्टी के पुतले की तरह अपनी जगह पर जम गया है। खौफ के मारे उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए हैं और अगले ही पल उसका वो जमा हुए शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। सच में ये दृश्य किसी के भी पसीने छुड़ा दे। इस खौफनाक घटना का असर सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रहा। दूर एक अंधेरी गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक को जब अपने शिष्य की मौत का आभास होता है तो उसकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। वो जो कहता है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। वो कहता है, निशिर-मोलो का ये रूप, अब हमें खुद वहां जाना होगा वरना प्रलय आ जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि गांव में जो कुछ भी घट रहा है वो महज शुरुआत है, किसी बहुत बड़ी विनाशकारी तबाही की शुरुआत। और अब आखिर में बात करते हैं मेघना और अनसुलझे रहस्यों की। राजमहल का वो अजीब सा साया हो या फिर वो जादुई बरगद का पेड़, ऐसा लगता है जैसे हर रहस्य का कोई न कोई सिरा घूम फिरकर मेघना से ही जाकर जुड़ता है। उसी रात मेघना को एक बेहद डरावना सपना आता है। वो देखती है कि उसने एक प्राचीन राजकुमारी जैसी पोशाक पहनी हुई है। वो एक सुनसान बीहड़ जंगल में अकेली भटक रही है और तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो बुरी तरह चीखते हुए नींद से जाग जाती है। ये सब जो हो रहा है वो महज इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, मेघना को उसी बरगद के पेड़ के सपने क्यों आते हैं जो 400 साल पहले राजकुमारी ने लगाया था? वो अपने ही सपने में खुद को राजकुमारी के रूप में क्यों देखती है? क्या वो सच में सिर्फ एक आम लड़की है या अतीत के इस भयानक जाल ने उसका कोई बहुत बड़ा किरदार तय है? ये वो सवाल हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। इन सारे रहस्यों की असली सच्चाई जानने के लिए इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना तो बनता है।